हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS क्लासेस मुन्ना सर। हम लोग भारतीय संविधान का एक फर्स्ट वीडियो बनाए हुए थे। आज हम उसका सेकंड वीडियो बना रहे हैं भारतीय संविधान का। जहां तक पढ़ाए हैं उससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए। और वो वीडियो अगर नहीं आपको मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम फर्स्ट वीडियो का लिंक डाल देंगे और उसको आप देख लीजिएगा, पक्का देख लीजिएगा। अच्छा, तो कहता है कि जिस तरह एक छोटे से इलाके के विकास एवं खुशहाली के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है। बात सही है। एक छोटे से इलाके के विकास और खुशहाली के लिए नियम की जरूरत पड़ती है, वैसे ही देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जो संविधान के रूप में हर देश में अपनाया जाता है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य का क्या किया गया है? वर्णन किया जाता है। यह भी बताया जाता है कि अगर नागरिकों के किसी अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए जी, कहता है कि एक छोटे से देश को चलाने के लिए जिस तरह से नियम की ज़रूरत होती है, वैसे ही पूरे देश को चलाने के लिए भी नियमों की ज़रूरत पड़ती है। संविधान की और नियमों की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, जो संविधान के रूप में देश में अपनाया जाता है। तो देश में क्या अपनाया गया है? संविधान। उस संविधान में देश को चलाने के लिए सारा नियम लिखा हुआ है। उसमें नागरिकों के अधिकार, जो आप भारत देश के नागरिक हैं, उस आपका अधिकार लिखा हुआ है, आपके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है उस संविधान में। नागरिकों को किसी अधिकार का, अगर आपका कोई अधिकार का हनन हो रहा है तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, सब चीज लिखा हुआ है उस संविधान के अंदर। संविधान केवल नियम एवं कानूनों का संग्रह ही नहीं है। मतलब कि संविधान, ये ऐसा मत सोचिए कि केवल नियम और कानूनों का संग्रह नहीं है, जो समाज के लिए राजनीतिक पहलू को बताता है। मतलब जो समाज को राजनीतिक पहलू को बताता है, बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन की क्रियाकलापों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जो दैनिक जीवन, जो डेली के, जो लाइफ का जो आपका ये है क्रियाकलाप, एक्टिविटी है, उन सब को भी प्रभावित करता है। संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा देता है। जनहित यानी जनता के हित की दिशा में, मतलब कि क्या हम अपने जनता के लिए करें, ये सब की भी वो दिशा देता है, जिसमें सभी लोगों का, खास तौर से समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के विकास हो सके। जैसे अनुसूचित जाति, जनजातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, जो नीचे वर्ग के लोग हैं उन लोगों को छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, वृद्ध पेंशन योजना, ये सब सरकार चलाती है। ये सब चीज उसमें है संविधान में। तो ये यहां तक हमने पढ़ा। अब आगे देखिए क्या है। नीचे दी गई घटनाओं को ध्यान से पढ़ें। शिक्षिका के मदद से यह पता लगाएं कि इन घटनाओं के शिकार लोगों को इन घटनाओं के शिकार लोगों की भारतीय संविधान कैसे मदद करता है। देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दी गई घटना है, कुछ घटना दिया गया है। जैसे पहला घटना क्या है कि दहेज के लिए विवाहित को जला देना। बाप रे बाप, दहेज के लिए विवाहित को जला देना। शिक्षिका की मदद से यह पता लगाएं, मतलब अपने टीचर्स की मदद से यह पता लगाएं कि इन घटनाओं के शिकार लोगों को भारतीय संविधान कैसे मदद करता है। अब बताइए, दहेज के लिए कोई बच्ची अपना घर छोड़ के ससुराल जाती है, जिस घर में वो बचपन से पली बढ़ी, उस घर में खेली कूदी, माँ पिता के साथ रही। एक समय आता है कि उसकी शादी होती है और वो अपने ससुराल जाते हैं। और ससुराल, वैसे ससुराल वाले जो कमीने दहेज के लिए लोभी हैं, गाली तो नहीं देना चाहिए क्योंकि सब लोग दे रहा है, आज भी दे रहा है, और दहेज अगर पूरा नहीं मिलता है तो उस बच्ची को जला देते हो। अरे यार, ऐसा हत्या क्यों करते हो? बेटी आपकी भी है, अगर जला भी दिए तो आपकी बहन जरूर होगी। ये घटना अगर आपके साथ हो तो कैसा लगेगा? आप किसी को मारने से पहले ये सोचो कि अगर मेरे साथ अगर ऐसा घटना होगा तो कैसा लगेगा। मानता हूं कि उसके लड़की के पिताजी
सकार लिए, सकार के नहीं दिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गुस्सा होगा उस समय, आदमी गुस्साता है, लेकिन गुस्सा के मारना ये करना क्या सही है? नहीं है। हम लोग कितना भी मना कर दें कि समाज में दहेज नहीं लेना है, नहीं लेना, ये होता ही है। लड़की वाले चुपके देगा, कहे कि हम नहीं देंगे तो हमारा इज्जत नहीं रहेगा। और लड़का वाला तो भाई वो तो लड़की वाले को समझ लेता है कि भगवान है, जितना मांगना है मांग लो। अगर औकात है एक साइकिल का तो मांगेगा जरूर, एक अपाची कार, एक अपाची जरूर मांग लेगा। अगर अपाची का जरूर उसका औकात है तो जरूर एक कार का डिमांड कर ही देगा। खैर, तो कहता है क्वेश्चन कि दहेज के लिए विवाहित को जला देना, ये दहेज के लिए विवाहित को जला देना, बताइए इनके साथ क्या होगा? मतलब ऐसे जब घटना सामने आएंगे तो आप क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दहेज लेना और दहेज देना, मतलब लेना और देना, ये दोनों क्या है? कानूनन जुर्म है। आप लोग लिख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। अगर लिखने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा, मैं लिख के भेज दूंगा। और व्हाट्सएप नंबर आप डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं शेयर कर दूंगा। दहेज लेना एवं देना कानूनन जुर्म है। दहेज लेने और देने पर कानून में सजा का प्रावधान होता है। बताइए, मतलब दहेज ले रहे हैं, दहेज दे रहे हैं, तो कानून में तो ये सजा का प्रावधान है, आपको सजा मिलेगा एकदम। दहेज के लिए अगर आप विवाहित को जला देते हैं, विवाहित को जला देने पर तो लड़के वाले के खिलाफ क्या होगा? सजा का प्रावधान है। आप लड़के वाले हैं, लड़की को दहेज के लिए जला दिए तो आपको सजा का प्रावधान है, लंबे समय तक आपको जेल भेज दिया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें तो हे भाई, आप लोग दहेज के लिए उस बच्चियों को मत जलाइए, ये बहुत गलत बात है। मैं हमेशा हिंदुस्तान पेपर चाहे कुछ भी पढ़ता हूँ ना, तो उसमें एक दो न्यूज़ आ ही जाता है कि दहेज के लिए बहू को गला दाब कर मार दिया गया, दहेज के लिए बहू को जला दिया गया। ये सब गलत बात है। तो हम लोग को एक अच्छा समाज का निर्माण करना है। अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए सबसे पहले दहेज को अपने सिर से हटाना। हाँ, मांगना लेना देना तो है ही। अगर कोई लड़की वाला कहता है कि हाँ क्या डिमांड है, तो आप सीधे कहिए ना कि हाँ जो गिफ्ट है वो दे दीजिए, एकदम मिल जाएगा। अब इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई तो लड़की वाला काहे हमेशा सरकारी नौकरी वाले खोजता है? तो हर लड़की वाला चाहता है कि अपने बेटी को अच्छे घर में करें। खैर, वो अगर संबंध बन जाता है तो उसको, उस लड़की को जला देने से आप, ऐसा नहीं है कि आपको दहेज पूरा मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपको दहेज ही कम मिला, अगर आप उस लड़की को जला दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बचा हुआ दहेज आपको मिल जाएगा, बल्कि और आप समस्या में फंस जाइएगा, आपका विकास रुक जाएगा। सबसे बड़ा चीज़, अगर आप लड़की को जलाते हैं तो आप क्या शांति से रहिएगा? नहीं रहिएगा, आप बेचैनी में रहिएगा, इधर उधर पुलिस होगा, आप भी परेशान रहिएगा, आपका विकास रुक जाएगा। जो भी है वो तो लड़की वाले खुद एक लड़की आपको दे दिए दहेज में, इससे बड़ा चीज़ क्या चाहिए? तो खैर, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 10 वर्ष के बच्चों की चाय की दुकान पर काम कराना। 10 वर्ष, देखिए 10 वर्ष का जो बच्चा है वो नाबालिग होता है। क्या होता है? नाबालिग। तो नाबालिग बच्चों से अगर आप काम करवाते हैं तो ये जुर्म है, ये एक तरह से कानूनन जुर्म है। और 10 वर्ष के बच्चों से चाय की दुकान में, मानते हैं कि चाय की दुकान में आप चाय बेचवा रहे हैं, चाहे चाय का वो गिलास वगैरह, आप आजकल तो कोरोना है तो गिलास धोना नहीं पड़ रहा है, कप में ही पी के काम चला देना पड़ रहा है, तो चाय का गिलास विलास धुलवा रहे हैं, तो इसमें चाय का जो चाय बेचने वाला जो मालिक है उसको आर्थिक दंड या जुर्माना भरना पड़ सकता है। वो कि आप 10 वर्ष से कम बच्चों को चाय के दुकान पर रखे हुए हैं, आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अच्छा, और कुछ समय के लिए आपको जेल भी हो सकता है, आप कारावास में भी जा सकते हैं। अच्छा, तो जेल को ही आप हिंदी में बोल सकते हैं कारावास। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि बिना कोई कारण बताए 24 घंटे से अधिक किसी नागरिक को पुलिस चौकी में बंद रखना। तो देखिए, अब हम ही पढ़ाते हैं, हमको पुलिस पकड़ेगी या पकड़ के लेकर जाएगी तो हम पूछेंगे ना भाई कि हम क्या किए हैं। हम किसी का मर्डर किए हैं, किसी का फोन छीने हैं, या किसी को स्माइक पिला दिए, क्या हम जुर्म किए? तो पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। अगर पुलिस जवाब नहीं देगा तो समझ लीजिए पुलिस नाम की छुट्टी। आपको ही अगर पुलिस आती है पकड़ के लेकर जाती है तो आप उसका अधिकार है, पूछिए क्या ऐसा हमने काम किया है, क्या हमारा गलती है, आइए आप बताइए। तो देखिए, संविधान के अनुसार बिना कोई कारण बताए किसी नागरिक को पुलिस चौकी में बंद नहीं किया जा सकता। ये आप नोट कर लीजिए कहीं कि संविधान के अनुसार बिना कोई कारण बताए किसी भी नागरिक को पुलिस चौकी में बंद नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा पुलिस वाले जो हैं अगर ऐसा करते हैं तो उन पर मुकदमा भी चल सकता है।
कोई ना कोई उनको कारण बताना ही पड़ेगा कि हाँ इन्होंने पॉकेटमारी किया है, चाहे किसी को मार के फेंक दिया है, चाहे मर्डर किया है। तो ऐसा ही अगर कारण कारण बताएंगे तभी उसको मतलब कि जेल में रख सकते, मतलब थाना में रख सकते, पुलिस चौकी में रख सकते हैं। तो अगर कोई पुलिस किसी को पकड़ के पुलिस चौकी में रख देता है तो उससे आप कारण पूछिए, संविधान के अनुसार कारण उनसे पूछिए। जब कारण आपको पता चलेगा उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि कारण पता कर लीजिए कि भाई क्या कारण है कि आपने मुझे कैद किया, चाहे पुलिस चौकी में रखा। तो इसका भी हो गया हमारा कि बिना कोई कारण बताए 24 घंटे से अधिक किसी नागरिक को पुलिस चौकी में बंद रखना। तो कारण आप पूछिए कि भाई क्या हमारा गलती है, ये सब पूछ पाछ के अपना काम कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए जाति, लिंग या धर्म के नाम पर रोकना ना, तो ये भी गलत काम है। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को किस चीज का अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार। हम सब इक्वल हैं, हम सब समान हैं। तो भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को जब समानता का अधिकार दे दिया गया है तो संविधान के अनुसार जाति, लिंग या धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति को या कहीं मतलब कि सार्वजनिक स्थान पर चाहे मंदिर उंदिर में जाने से आप उसको रोक नहीं सकते हैं। कहता है ना कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए जाति, लिंग या धर्म के नाम पर रोकना, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे बबुआ तुम नीचे जाति के हो, तुम इस मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हो। अरे पहले होता था, ये सब चीज पहले थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हम सब समान है, पहले भी था सब समान, लेकिन जातीयता तो थी। हालांकि जातीयता आज भी है, मतलब कि अगर सेम कास्ट मिलता है ना तो दोनों आदमी के चेहरे पे तो ऐसा मतलब खिलखिलाहट और हंसी आता है कि वाह, लगता है कि ये कुछ जंग जीत लिए। अगर दोनों यादव लोग एक जगह मिल जाए, अरे बाप तू हो यादव हम यादव का भाई। अगर दोनों मतलब कि बबुआन भाई मिल जाए लोग तो दोनों बबुआन भाई भी खूब ऐठे लगे अरे हमने कहते एक एक कुड़ी। खैर हमें जातीयता को हटाना है ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश तो करना ही है। अच्छा, तो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए जाति, लिंग या धर्म के नाम पर रोकना, तो ये सब आप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा मान लीजिए जुर्म आपको साबित हो गया कि हाँ भाई आप किसी को रोक दिए हैं तो आप पे कार्रवाई होगी, आपको कारावास भी हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं। अच्छा, इसलिए ये सब अब गलत बात है। 5वां नंबर क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि इसे लिख लीजिएगा। अभी हम तो बोलते जा रहे हैं, उसको सुन के आप अपने देखिए क्वेश्चन का आंसर आप चाहें ना तो खुद से भी बना सकते हैं। जितना आप सुन रहे हैं ना उसी को खुद से बनाइए कि हाँ सर मुन्ना सर क्या क्या बोले हैं, जो जो बोले हैं उसको लिखते जाइए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। और नहीं होगा तो भाई मैं आपको जरूर भेज दूंगा, अब बशर्ते आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिए सर जितना आंसर आप समझाए हैं उस आंसर को लिख के लिखित रूप में भेज दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरकार द्वारा किसानों की जमीन को बिना उचित मुआवजा, मतलब सरकार द्वारा किसानों को, भैया जमीन आपका है, कोई किसान का जमीन है, उसको सरकार क्या कर लेती है, बिना उचित मुआवजा दिए जब्त कर लेना। मतलब कि सरकार जो है आपका जमीन कहीं है और उस जमीन को जब्त कर ली, आपको मुआवजा भी नहीं दे रही है, तो उसके खिलाफ भी आप अदालत में जा सकते हैं। आप उसके खिलाफ भी अदालत जा सकते हैं, क्योंकि आपको एक बात पता होगा कि आपका मौलिक अधिकार है। हमारे संविधान ने लोगों को व्यक्तिगत जमीन, मतलब जो आपका पर्सनल जमीन है, व्यक्तिगत जमीन पर स्वामित्व रखने का मौलिक अधिकार दिया है, मतलब मालिकाना हक का मौलिक अधिकार दिया है। अच्छा, अगर किसी भी व्यक्ति को इस मूलभूत अधिकार का हनन यदि सरकार भी करती है ना तो उसके खिलाफ अदालत में आप मुकदमा चलाया जा सकता है, मतलब उसके खिलाफ आप मुकदमा चला सकते हैं। बात समझ में आ गया? आपको मौलिक अधिकार है, आप उस जमीन के मालिक हैं, आपका स्वामित्व है, आप उस जमीन के मालिक है, तो आप से अगर सरकार जमीन ले लेती है अपने हाथ में और आपको उचित मुआवजा नहीं देती है तो आप अदालत के राह को देख लीजिए। अदालत में जाइए, सरकार से अदालत पूछेगी कि भाई क्या ये आपने सही काम किया है। सरकार अगर मान लीजिए आपके जमीन को जब्त किया है जनहित के कार्य के लिए, मतलब कि जनता का उससे भलाई होगा, तो आपका जो उचित मुआवजा है वो सरकार को बाध्य कर देगी अदालत कि भाई आप उस जमीन को रखें। मान लीजिए कि सड़क ही निकालना है तो सड़क निकालना तो उनको उचित मुआवजा दीजिए, जितना रेट है उससे आप अधिक दीजिए। अभी हमारे छपरा में 4 लाइन में बहुत लोगों का जमीन पड़ गया, वो लोग तो राजा हो गया, कहिए मत। माँ ट्रक पे ट्रक निकाले जा रहा है, जमीन का पूरा पैसा मिला है,
वैसे ही। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब सरकार के नज़र में आपका ज़मीन आ गया, सरकार पकड़ ली तो आप डर के भागिए मत, आपका मौलिक अधिकार है, आप अदालत में भी जा सकते हैं आप अपने अधिकार को लेने के लिए। अच्छा, तो अगर अदालत देखेगी कि ये आपका पर्सनल ज़मीन है, इसको पकड़ने से ऐसा कुछ बात नहीं है, तो आपका ज़मीन दिलवा देगी। अगर इसके एवज में मान लीजिए कि सरकार कहती है कि ना ये ज़मीन अगर हम लेते हैं तो लोगों का कल्याण होगा इस ज़मीन से, यहाँ पे हम लोग कुछ लोगों की भलाई के लिए कुछ मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटलें खोलेंगे, तो उस वक्त अदालत क्या करेगी कि आपको जो ज़मीन का मूल्य होगा वो दिलवा देगी सरकार से, उचित मूल्य दिलवाएगी, कम नहीं दिलवाएगी। तो यहाँ तक हमने पांचों क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, और अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो मैं आपको इसका व्हाट्सएप पे ज़रूर आंसर भेज दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, संविधान किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, 1 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि संविधान किसे कहते हैं, ये क्या है। तो भाई संविधान किसको कहते हैं, तो नियम आप सिंपल लिखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसी को आप लिखिएगा, नहीं तो बाद में तो मैं लिखवाऊंगा ही। संविधान किसे कहते हैं इसके बारे में सिंपल लिखिएगा ये कि यह नियमों और कानूनों का संग्रह है। क्या लिखिएगा, यह नियमों और कानूनों का संग्रह है जो सरकार को जनता के हित में कार्य करने की दिशा देता है। ये सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान क्या है, तो संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह है, नियम और कानूनों का क्या है, संग्रह है, जो सरकार को जनता के हित में कार्य करने की दिशा देता है, जिससे समाज के सभी वर्गों के लोगों का विकास हो। मतलब छोटे से छोटे वर्ग और बड़े से बड़े वर्ग के लोगों का विकास हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि संविधान क्या है, उसके बारे में हमने बताया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से फाइनल हम बता दे रहे हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो यह नियमों और कानूनों का संग्रह है जो सरकार को जनता के हित में कार्य करने की दिशा देता है, जिससे समाज के सभी वर्गों के लोगों का विकास हो सके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन बताएंगे हम, बुनियादी नियम किसे कहते हैं, चाहे बुनियादी नियम क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है कि बुनियादी नियम क्या है, बुनियादी नियम क्या है। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है यह बुनियादी नियम है। नागरिकों के स्वास्थ्य, मतलब नागरिक के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी मतलब अधिकार है वो क्या है, ये सब बुनियादी नियम है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर अपने ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आप अपना जो भी फैसिलिटी है वो ले सकते हैं सरकार का। तो ये नागरिकों का स्वास्थ्य हो गया, ये भी बुनियादी नियम है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जो है वो भी बुनियादी नियम है। स्वतंत्रता, अब आज़ाद है, फ्री हैं, अगर कोई कुछ कर रहा है आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं, सरकार गलत कदम उठा रही है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये सब क्या है, बुनियादी नियम है। स्वतंत्रता हो गया। फिर आपका समानता, इक्वलिटी, हम सब धर्म एक जैसे हैं, आप चाहे कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, हर जात के लोग हर जगह जा सकते हैं। हिंदू मस्जिद में जा सकते हैं, मुस्लिम मंदिर में आ सकते हैं, सबके लिए धर्म एक है। तो बुनियादी नियम क्या है, समानता भी है। अधिकार और कर्तव्य से जुड़े नियमों को क्या कहते हैं, बुनियादी नियम कहते हैं। तो एक बार फाइनली मैं बता दे रहा हूं, आप बुनियादी नियम किसे कहते हैं ये लिख लीजिएगा कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि बुनियादी नियम है। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, ये सब क्या है, बुनियादी नियम है। आगे इसमें धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ना है, इसी मतलब अगले वीडियो में, चाहे इस वीडियो में आगे मिलेगा तो आपको जरूर मिलेगा। धर्मनिरपेक्षता के बारे में एक अलग से टॉपिक ही है, सेक्युलरिज्म के बारे में। तो धर्मनिरपेक्षता। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं दी जाती है। कि आप किसी स्वास्थ्य केंद्र पे जाइए, मतलब किसी हॉस्पिटल वगैरह पे, और वहाँ पे ये पता लगाइए कि सरकार के द्वारा लोगों को कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं दी जाती है, लोगों को क्या क्या सुविधा मिल रही है, ये सब आपको क्या करना है, पता लगाना है। देखिए, आप हॉस्पिटल में अगर जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, तो पता कि मुफ्त चिकित्सा परामर्श
मतलब फ्री में डॉक्टर आपका इलाज कर लेता है, 1-2 रुपया लगता है पर्ची का, वही जो सो लगता है। मुफ्त चिकित्सा परामर्श हो गया, परामर्श। और उसके बाद से टीकाकरण का जो व्यवस्था होता है सरकारी हॉस्पिटल में, वो फ्री में होता है, मुफ्त में होता है। टीकाकरण भी मुफ्त में होता है, 2 हो गया। फिर अब तीसरा है दवा भी वितरण जो होता है वो फ्री में होता है, मुफ्त दवा वितरण। ये सब मतलब कि हॉस्पिटल में मिलता है आपका। ये सब क्या है, बुनियादी सुविधाएं आपको मिलती हैं। जांच की मुफ्त सुविधा, जो जांच करवाना होता है ये सब फ्री में होता है। अच्छा, जांच की मुफ्त सुविधा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाएं की एक सूची बनाइए, कि विद्यालय में जो सरकारी सुविधा दी जाती है उसका सूची। तो विद्यालय में सरकारी सुविधा क्या दिया जाता है, आपका जो आप जिस क्लास में है उस क्लास का पुस्तक आपको फ्री में मिल जाएगा, यानी कि मुफ्त में पुस्तकें उपलब्ध करवाना, ये सुविधा मिलता है बच्चों को। अच्छा, उसके बाद मुफ्त में स्कूल ड्रेस उपलब्ध करवाना, सेकंड के मुफ्त में आपको स्कूल ड्रेस सब उपलब्ध करवाता है। तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा, दोपहर के समय में मुफ्त मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, यानी मिड डे मील जो दोपहर में बच्चों को फ्री में मुफ्त में खिलाया जाता है, ये सब मुफ्त में है। उसके बाद आप 8वीं कक्षा तक स्कूली फीस की माफ़ी, मतलब कोई बच्चा 5वां 6वां 7वां 8वां तक एकदम फी कुछ नहीं लगेगा, ना के बराबर बच्चे जा रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो ये चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर हो गया 9वीं कक्षा के छात्राओं को मुफ्त में साइकिल देना। तो ये सब सुविधा मिलता है, बहुत बच्चों को मिला है, बहुत बच्चियों को मिला है मुफ्त में साइकिल। तो ये सब स्कूल का फायदा। फिर से हम एक बार काउंट करवा दे रहे हैं, सुन लीजिएगा। क्या क्या, मुफ्त में पुस्तकें उपलब्ध करवाना, मुफ्त में स्कूल ड्रेस उपलब्ध करवाना, फिर 8वीं कक्षा के स्कूली फीस की माफ़ी, मतलब कि 8वीं कक्षा तक, मतलब 6ठा 7वां 8वां इन सब का फी कुछ नहीं लगता है स्कूल में, ये सब मुफ्त है। 9वीं कक्षा में आप अगर चले जाते हैं तो 9वीं कक्षा में आपको मुफ्त में साइकिल दिलाता है। ये बिहार बोर्ड का स्कूल का, ये सब नियम जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सब आपको सुविधा मिलती है। ये हम 4 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं, बोले हैं। इनका अगर आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कीजिए, मैं भेज दूंगा, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक पे। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ, ये टॉपिक हम लोग इसी समय पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। अध्याय के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि संविधान क्या है। तो हमने पढ़ा है कि संविधान किसे कहते हैं, अभी जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें सब मैं बताया भी हूँ संविधान किसे कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अध्याय के पिछले भाग में पढ़ा कि संविधान क्या है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। भाई देश को चलाना है तो नियम चाहिए, और नियम सब कहाँ पे है, तो संविधान में है। अध्याय के इस भाग में हम संविधान के निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब संविधान बना कैसे, आप अब जो पढ़िएगा उसमें ये पढ़िएगा कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन कौन से ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने भारत के संविधान को एक खास रूप देने के महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब वो सारे घटना के बारे में आप पढ़िएगा कि कौन कौन सी ऐसी घटना है जिसके मतलब कि जो भारत के संविधान को एक खास रूप देने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब वो घटना नहीं घटता तो एक हमारे संविधान का निर्माण नहीं होता। तो ये सब चीज है, आगे हम पढ़ते हैं। किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ। मतलब कोई भी संविधान है और उस संविधान के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि उसका निर्माण कैसे परिस्थितियों में हुआ था, किस परिस्थिति में हुआ था, वह प्रभावशाली है या नहीं। मतलब जो संविधान बना वो प्रभावशाली है कि नहीं, उस देश में रहने वाले लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को उसमें शामिल किया गया है या नहीं। मतलब कि जो वहाँ पे रहने वाले जो नागरिक हैं उनके ऐतिहासिक, मतलब उसके हिस्टोरिकल ले लीजिए, मतलब पीछे जो
है, फिर सामाजिक सोशल का ले लीजिए, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मतलब उनका जो सांस्कृतिक है, इन सबको मतलब उसमें रखा गया है या नहीं। उस देश के विभिन्न वर्गों और समाज के हितों को ध्यान में रखा है या नहीं। मतलब जो भारत देश का संविधान है, भारत देश में रहने वाले लोगों के, समाजों के हित में, मतलब उन लोगों के हित में, वहाँ पे लोग जो हैं भारत में, हमारे जो भारत में लोग रह रहे हैं, उनके हित में रखा गया है नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं ना है कि उनके अगेंस्ट में वो संविधान है। सबसे अहम मुद्दा है कि संविधान बना कैसे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संविधान बना कैसे, और उसे बनाने की प्रक्रिया में उस देश के सभी वर्गों के लोग शामिल हो पाए थे या नहीं। तो यहाँ तक ये सब स्टोरी था। अब आगे देखिए, आगे क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब हम देखेंगे। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद आने वाले कुछ वर्षों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के कई अन्य संगठन संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे। देखिए क्या, तो भाई राष्ट्रीय कांग्रेस कब, सन 1885 में, मतलब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ कब हुआ, 1885, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, 1885, 1885। गठन के बाद कुछ वर्षों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब कुछ वर्ष के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के कई अन्य संगठन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, कई अन्य ऑर्गेनाइजेशन संवैधानिक सुधारों, मतलब संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में, मतलब जो कानून बनाने वाली जो संस्था थी, उस संस्थाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे। मतलब ताकि भारतीय अधिक होंगे तो क्योंकि भारत के ही लोग ना ये कानून बनाएंगे कि भाई हमारे देश में क्या क्या होनी चाहिए, हमारे देश के लिए कौन सी कानून होनी चाहिए। तो भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे। ये सब मांग करने लगे भाई अधिक से अधिक भारतीय इसमें शामिल हो ताकि हमारा संविधान का एक निर्माण हो। कांग्रेस के नेता अंग्रेजी सरकार की भारत के बारे में बनाई जा रही, मतलब कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस के नेता अंग्रेजी सरकार की भारत के बारे में, जो अंग्रेजी सरकार है उस अंग्रेजी सरकार की भारत के बारे में बनाई जा रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पर यह सवाल उठाते थे कि अंग्रेज सरकार ने जो अधिकार अपने देश इंग्लैंड के नागरिकों को दिए हैं, मतलब कि ये सब भारतीय जो थे ये लोगों ने आवाज उठाया कि भाई जो अंग्रेज सरकार है, जो अधिकार अपने देश इंग्लैंड के नागरिक को दिए हैं, मतलब इंग्लैंड का जो नागरिक है उनको जो अधिकार दिया है, वे अधिकार भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सारे भारतीय मतलब आग बबूला हो गए और ये लोग आवाज उठाए कि, और किससे, तो अंग्रेज सरकार से। अंग्रेज का तो गुलाम था ही हमारा भारत, अंग्रेज का गुलाम था। तो जो भारतीय थे, जो बुद्धिजीवी थे, ये लोग अंग्रेज से आवाज उठाएं कि ये बताइए कि जो अधिकार आप अपने देश में रह रहे नागरिकों को दिए हैं, मतलब इंग्लैंड के नागरिक को दिए हैं, वो अधिकार भारत के नागरिक को क्यों नहीं मिला। ये लोग आवाज उठाए भारतीय लोग, तो वे अधिकार भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे मत देने का अधिकार, मतलब वोट देने का अधिकार। चुनाव में आपको मत देने का अधिकार नहीं मिला था, बता दे रहे हैं, स्वतंत्रता के पहले मत देने का अधिकार आपको नहीं मिला था। तो ये मत देने का अधिकार था, वो उन्होंने, जो भारतीय थे, ये बताएं कि जो अधिकार आप अपने देश के, मतलब कि इंग्लैंड के जो नागरिक को आपने अधिकार दिया है, वो अधिकार भारत के नागरिक को क्यों नहीं दिया है। जैसे में मत देने का अधिकार इंग्लैंड के नागरिक को मिला था, लेकिन भारत के नागरिक को नहीं मिला था। चुनाव लड़ने का अधिकार, तो चुनाव लड़ने का अधिकार इंग्लैंड के नागरिक को मिला था, लेकिन भारत के नागरिक को नहीं मिला था। चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिला था। अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार, अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का, तो देखिए उस समय अंग्रेज के समय आप अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय नहीं कर सकते थे। नील की खेती में क्या हुआ, यही ना कि हमारे जो भारतीय थे वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये कोड़ा पर कोड़ा बरसा के नील की खेती करवाते थे लोग। तो अब देखिए भारत के लोगों की शुरुआती मांगों में
मुख्य रूप से यह बात शामिल थी। मतलब जो भारत के लोग थे ये अपना मांग रखें और उस मांग में यही कहें कि ये बताइए कि जो इंग्लैंड के नागरिक हैं उनको जो अधिकार दिए वो भारत को क्यों नहीं दिए। जैसे कि मत देने का अधिकार आपने हम लोगों को नहीं दिया, ये अंग्रेज की सरकार से हमारे भारतीय लोग कह रहे थे। चुनाव लड़ने का अधिकार ब्रिटेन के मतलब कि वो इंग्लैंड के नागरिक को दिया लेकिन हमें नहीं दिया। तो अपने इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार नहीं दिया। तो ये भारत के लोग शुरुआती मांग किए हुए थे, मुख्य रूप से यही बात उन लोगों के पास शामिल थी पहली मांग में। भारत के लिए कानून बनाने वाली संस्था जैसे नेशनल असेंबली, तो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ कि भारत में जो कानून बनाने वाली संस्था है उसका नाम जरा बता दो, तो नेशनल असेंबली। याद रखिएगा कि भारत में कानून बनाने वाली संस्था कौन है, नेशनल असेंबली। आदि में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए। क्या कहता है कि भारत के लोगों की शुरुआती मांगों में मुख्य रूप से यह बात शामिल थी। तो शुरुआती रूप में मुख्य रूप से यह बात शामिल थी कि भारत के लिए कानून बनाने वाली संस्था जैसे नेशनल असेंबली आदि में भारतीय प्रतिनिधि को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए। तो याद ये रखिएगा कि भारत के लोगों की शुरुआती मांग में कौन सी बात शामिल थी। तो भारत के लोग शुरुआती मांग में मुख्य बात यह शामिल थी कि भारत के लिए कानून बनाने वाली संस्था जैसे नेशनल असेंबली आदि में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए। असेंबली में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। मतलब ये भी था दूसरा मांग कि असेंबली का जो बजट है उस बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाए। पहला था कि असेंबली में कानून बनाने वाला जो संस्था था नेशनल असेंबली, उसमें भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में ये रखा जाए। और दूसरा कि असेंबली में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। एवं भारत के न्यायाधीशों को यूरोप में, जो भारत का जो न्यायाधीश है, भारत के जो जज है, भारत के न्यायाधीशों को यूरोप में तथा अन्य देशों तक इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए। यानी ये भी अधिकार के लिए इन्होंने मांग किया कि जो भारत के न्यायाधीश है, जो भारत के जज हैं, वो यूरोप में तथा अन्य देशों तक इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए। मतलब इंग्लैंड के जो नागरिक हैं उनके खिलाफ मुकदमे को सुनने का अधिकार दिया जाए। इसी बीच घटी अन्य घटनाओं ने भी संविधान की मांग को प्रभावित किया। तो यही सब जो घटना थी और यही सब घटना क्या की, संविधान की मांग को प्रभावित किया कि ना भाई संविधान तो होना चाहिए। संविधान तो आप ये पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छा ये पॉइंट है, VBI पॉइंट है, ये आप जरूर सुनिएगा। ये जो मैं बताया हूँ अभी इस समय, इसमें जो क्वेश्चन को बोला हूँ वीडियो को बैक करके 2-3 बार आप सुनिएगा, आपके दिमाग में खुद सेट हो जाएगा कि अच्छा भाई पहला मांग क्या था, दूसरा मांग था। तो पहला मांग ये था कि नेशनल असेंबली में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में रखा जाए। दूसरा मांग ये था कि असेंबली में बजट जो होता है उस बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाए। तीसरा ये था कि भारत में न्यायाधीशों को, भारत के न्यायाधीश, जो भारत के हमारे न्यायाधीश हैं, यूरोप में चाहे अन्य देशों में इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ, मतलब इंग्लैंड के जो नागरिक हैं उनके खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया जाए। तो यहाँ तक हो गया। अगला जो है हमारा क्वेश्चंस है कुछ, इन क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे इजाजत। बाय।